हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था और अंत में जाते जाते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था। तो आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। ध्यानपूर्वक आप समझेंगे तो बड़ी आसानी से और बहुत ही सरलता के साथ आप इसे समझ जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज से बात प्रारंभ करते हैं। कोई भी चार्ज आवेश धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी प्रकृति का होता है। यदि कोई चार्ज लिया जाए तो उसके आसपास एक परिवेश उत्पन्न होता है जहाँ पर कोई दूसरा वैद्युत आवेश बल का अनुभव करता है। अब उस बल की प्रकृति उस आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगी। जैसे धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश अलग अलग रखे जाएं तो उन पर बल की दिशाएं अलग अलग होंगी। धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। जैसे ये धनात्मक आवेश लिया गया तो इस आवेश से कुछ दूरी पर कोई बिंदु हम लेते हैं तो इस बिंदु पर इस वैद्युत आवेश द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। भौतिकी में परिभाषाएं दो प्रकार से, व्यावहारिक अर्थ और दूसरा उसका गणितीय रूप। व्यावहारिक अर्थ वैद्युत क्षेत्र का हुआ कि किसी वैद्युत आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण बल का अनुभव करे। और गणितीय रूप से इसको परिभाषित करेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने अंत में बताया था कि किसी वैद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल। परीक्षण धनावेश लिया जाता, हमेशा आवेश जो प्रयोग के लिए लिया गया परीक्षण धनावेश कहेंगे और वह धनात्मक प्रकृति का होगा, ऐसी परंपरा है। यदि परीक्षण धनावेश Q0 लिया गया है और इस पर इस धन Q आवेश द्वारा लगने वाला बल F हो तो Fy Q0 उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संक्षिप्त रूप से वैद्युत क्षेत्र कह दें तो भी उसका अर्थ होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश की निष्पत्ति के बराबर, निष्पत्ति अनुपात रेशियो, और इसका सामान्य मात्रक निर्धारित करेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का एक सरल मात्रक है। अब किसी धनात्मक आवेश द्वारा, जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रयोग में आवेश जो लिया जाता है वह धनात्मक प्रकृति का होता है। किसी धनात्मक आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उस आवेश से दूर जाते हुए, जैसे ये धनात्मक आवेश है और इसके बाहर एक बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा धन आवेश से दूर जाते हुए यानी इस दिशा में, जबकि ऋणात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर दिशात्मक रूप से उस ऋण आवेश की ओर होगी। अब हम किसी धनात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला व्यंजक प्राप्त करना चाहेंगे। कोई धनात्मक आवेश जिसे प्लस Q लिया गया और इस आवेश से यदि आकार बढ़ा लेंगे तो केंद्र से दूरी कहेंगे। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हम इस आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ पर प्रायोगिक रूप से एक परीक्षण धनावेश Q0 लेंगे और कूलाम के नियम से, जो कि हम पढ़ चुके हैं,
ज्ञात करेंगे कि इस परीक्षण धनावेश पर कितना बल लगेगा। बुक में पढ़ते हुए आपको देखने पर लगता है कि कोई चीज़ बड़ी कठिन है और सरलतम भाषा में बता देने पर वही कठिन चीज़ आपको एकदम आसान हो जाती है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें दो भौतिक राशियाँ चाहिए, एक वह आवेश जिस पर बल लग रहा है और दूसरा लगने वाला बल। लगने वाले बल को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कूलाम के नियम से। यदि परीक्षण धनावेश Q पर Q नॉट पर इस प्लस Q आवेश द्वारा F बल लगता है तो कूलाम के नियम से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर। परीक्षण धनावेश Q नॉट पर Q आवेश द्वारा लगने वाला बल। और अब परिभाषा से हम वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र E बराबर F बाई Q नॉट। अब इसी को विस्तृत रूप से लिखने के लिए और बनाने के लिए, जैसा कि बहुत से लोग बताते हैं, कई लाइन का प्रयोग करेंगे। आपको क्या करना हुआ, F में Q नॉट से भाग डिवीजन करना है। F की वैल्यू यह है जो आपके सामने। यदि इसमें से Q नॉट का भाग दिया जाए तो Q नॉट निरस्त हो जाएगा। तो आपको तो लिखने के लिए संपूर्ण बातें हम आगे चल करके बहुत सी बातें मौखिक रूप से आपसे कह देंगे, जिसको समझना आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं होगा यदि आप ध्यान देंगे। Q इंटू Q नॉट बाई Q नॉट इज इक्वल टू Q नॉट कैंसिलेट हो गया और R स्क्वायर यहाँ F के लिए छूट रहा है, R स्क्वायर है और बाई Q नॉट। Q नॉट निरस्त हो गया तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद टोटल के बटा अगर Q नॉट लिखें तो भी वही अर्थ है जो यहाँ लिखा गया है। चाहे तो आप इसे कैंसिल करके इसके बटा Q नॉट लिखें तो भी Q नॉट कैंसिल, Q बाई R स्क्वायर, उसके पहले 1/4 पाई इप्सिलॉन। वैद्युत क्षेत्र के परिमाण का यह सूत्र हुआ। और वैद्युत क्षेत्र दिशात्मक होता है जैसा कि पहले बताया गया। यदि यह वैद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न है जैसा कि हमने लिया, तो इस आवेश की दिशा P से दूर जाते हुए, और यदि यह आवेश ऋणात्मक होता जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा P से इस आवेश की ओर होती। अब हमने पढ़ लिया कि किसी वैद्युत आवेश द्वारा उससे कुछ परिमित दूरी पर, लिमिटेड डिस्टेंस, परिमित दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, जबकि उस बिंदु की दूरी मालूम हो। अब वैद्युत आवेश के बाद वैद्युत आवेशों का निकाय, जिसको हम कहेंगे परिमाण में बराबर। यदि परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो वे एक निकाय का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेशों को परिमित दूरी पर, लिमिटेड दूरी पर रखने पर बनता है। हमने दो अल्प आवेश, एक ऋणात्मक आवेश Q और एक धनात्मक आवेश Q लिया। इन्हें एक सीमित दूरी पर रखे हैं जिस दूरी को L मान लिया। हम कहेंगे यह निकाय एक वैद्युत द्विध्रुव। इसका मध्य बिंदु O लिया जाए और इस पूरी दूरी को ध्यान रहे 2L, मध्य बिंदु से प्रत्येक आवेश की दूरी L होगी।
गलती से ये पहले यल बोल दिया गया, पूरी दूरी 2l। मानने को तो आप कुछ भी मान लें, l मानेंगे तो l/2 करेंगे। ये दोनों ही आवेश मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। अब एक भौतिकीय राशि होती है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, परिभाषिक रूप से हम देखेंगे और इसका संकेतन P, जो कि एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के निर्माण में प्रयुक्त हुआ कोई एक आवेश बिना चिन्ह के और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई अर्थात उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव, अब इसमें यल दिशात्मक है, क्यों, आवेश है जो कि अदिश राशि है। परिमाणिक रूप से वैद्युत द्विध्रुव का मान 2ql के बराबर है और जहां 2l दोनों ही आवेशों के बीच की दूरी है। यह दिशात्मक है, इसकी दिशा का निर्धारण करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव का मान दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनको मिलाने वाली रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। मात्रक इसका लिखना चाहें तो Q का मात्रक और L का मात्रक। Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। अब आगे हम देखेंगे, यह एक सामान्य बात हुई इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जिस प्रकार से एकल आवेश सिंगल चार्ज वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव जो दो आवेशों से मिलकर बना है भी वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और वह भी दो स्थितियों में, दोनों स्थितियों की अलग अलग व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक समान प्रकृति के Q विपरीत प्रकृति के और समान परिमाण के दो आवेश जिनका परिमाण Q, इनके बीच की दूरी R 2l और इनका मध्य बिंदु O प्रत्येक आवेश से l दूरी पर है। अब इस निकाय द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक स्थिति के लिए हम कहते हैं अक्षीय स्थिति, और अक्षीय स्थिति दोनों ही आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित कोई बिंदु होगा। अक्षीय स्थिति में दोनों ही आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु होगा। माना यह बिंदु P है और इसकी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी R। बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर है। अब सरलतम ढंग से हम समझ सकते हैं कि A और B बिंदु समझे जाएं इन आवेशों की स्थितियों को, तो इस A बिंदु से इसकी दूरी होगी R में से L कम हो जाएगा, अर्थात R माइनस L। धनात्मक आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है R माइनस L, और इस केंद्र से R दूरी बाईं ओर, L दूरी बाईं ओर यह बिंदु है, तो यहाँ से अर्थात ऋणात्मक आवेश से इस बिंदु P की दूरी R प्लस L हो। आवेश के बारे में बताया गया कि यह एक सदिश राशि है। धनात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर जाती हुई रेखा की सीध में, और ऋणात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर उस बिंदु से ऋणात्मक आवेश
की ओर दिष्ट होगी। अब यहाँ यह धनात्मक आवेश है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस धनात्मक आवेश द्वारा यदि सांकेतिक रूप से E1 लिखा जाए तो इसकी दिशा E1 P से दूर दाहिनी ओर जाती है, जबकि ऋणात्मक आवेश द्वारा इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो यह P से ऋणात्मक आवेश को मिलाने वाली रेखा की सी। अब हम देखते हैं कि दोनों ही आवेश बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं भिन्न भिन्न परिमाण के, लेकिन उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आवेश प्लस Q द्वारा, जैसा कि हमने सूत्र से समझा कि किसी आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वही सूत्र E1 का अर्थ हुआ धन Q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई इस दूरी का r स्क्वायर सूत्र में था। यहाँ r के स्थान पर यह दूरी r माइनस L है। फिर से ध्यान दें, यहाँ से दूरी r है और L दूरी कम हो जाने पर यहाँ से r माइनस L, और इसी के साथ वैद्युत क्षेत्र E2 जो ऋणात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई इस दूरी का वर्ग। यहाँ से यह दूरी r प्लस L हुई, क्योंकि O से P की दूरी r है और O से B की दूरी L, तो r प्लस L होल स्क्वायर। E1 और E2 दोनों की ही दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 के अंतर के बराबर होगा और दिशा क्या होगी, जो इन दोनों में से बड़ा है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों में समान रूप से। इसमें डिनोमिनेटर हर में r माइनस L होल स्क्वायर और यहाँ r प्लस L होल स्क्वायर। निश्चित रूप से r प्लस L r माइनस L से बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। इसका अर्थ हुआ E1 E2 से बड़ा है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 के अंतर के बराबर होगा और दिशा में बड़े वैद्युत क्षेत्र की ओर अर्थात E1 की ओर, यानी बिंदु P से बाहर जाते दोनों का अंतर कर दिया गया। अब यहाँ हम लिखते नहीं हैं कि E1 माइनस E2, यह आपको समझना है। E1 माइनस E2 करना है और इनके मानों का अंतर लिखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r माइनस L होल स्क्वायर E1 का, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r प्लस L होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q यह दोनों में कॉमन है। कॉमन लेकर लिखें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले भाग से बचता है 1/r माइनस L होल स्क्वायर माइनस दूसरे भाग से 1/r प्लस L होल स्क्वायर। अब सरलीकरण करना होगा। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेट करते हैं, तिर्यक गुणा 1 में मल्टीप्लाई हुआ r प्लस L का होल स्क्वायर, तो r प्लस L होल स्क्वायर माइनस r माइनस L होल स्क्वायर। अब देखिए
डिनोमिनेटर में क्या है, आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर। वही स्थिति कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं ए बी होल स्क्वायर। तो आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। गुणन की क्रिया मौखिक कर लीजिए, उसका होल स्क्वायर, इन दोनों के गुणनफल का वर्ग। आइडेंटिटी पता हो आपको, और पता होनी भी चाहिए, नहीं है तो अब से पता हो जाए। उच्च स्तरीय भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए ये उच्च स्तर ही आप लोगों के लिए है, +2 हायर कक्षा मानते हैं। इसलिए गणितीय चीज़ें जो नहीं आती हैं, हालांकि एक दिन हम आपको वीडियो ऐसा बनाकर देंगे कि भौतिक विज्ञान में गणित के जिन सूत्रों का प्रयोग होता है, प्रायः बायो ग्रुप वालों को कठिनाई होती है, तो जिन सूत्रों का प्रयोग होता है और कैलकुलस के जो सूत्र लगते हैं उनको हम विस्तृत रूप से समझाएंगे। आप कॉपी कलम लेकर बैठकर चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए ये आइडेंटिटी है और आप कहेंगे कि यह लोअर क्लास से पढ़ी गई है। 7th में a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। यदि इनका सरलीकरण करें और अंत में परिणाम आपको 4a भी आएगा, तो ये आइडेंटिटी आपको पता है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट 4a भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ हमें लिखना पड़ रहा है e इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, स्थान की कमी लिखा है। e इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसी आइडेंटिटी पर ये डिपेंड, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। इन्हें ए और बी समझें तो 4ab का मतलब 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 से 2 आप अलग करके और फिर 2 उसके आगे Q, फिर L R। सारी राशियां लिखी गई हैं, लिखने का क्रम भिन्न हुआ है और उसका कारण आपको अभी बता दे रहे हैं। 2QL कर देने पर हम लोग वैद्युत ध्रुव का गुण P 2QL के बराबर जानते हैं, तो इसके स्थान पर P रख दिया जाएगा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2QL मीन्स इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक है। बीच में कहीं आपको असुविधा हो तो दोबारा हम रिपीट करते हैं, बस ध्यान से आपको सुनना है, नजर आपकी बोर्ड पर, बात मेरे कान की तरफ। वैद्युत ध्रुव 2 बराबर परिमाण के और प्रकृति में विपरीत आवेशों द्वारा निर्मित एक वैद्युत निकाय है। हमने लिया कि ऋणात्मक धन आवेश बिंदु B पर और धनात्मक आवेश Q बिंदु A पर है। इनके बीच की दूरी 2L है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु P है। हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पाना चाहेंगे, जिसको कहेंगे अक्षीय स्थिति में। अब केंद्र से दूरी P की R है तो A से निश्चित रूप से R माइनस L और B से R प्लस L। धन Q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा P से बाहर की ओर E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई दूरी का वर्ग R माइनस L का, और ऋणात्मक Q आवेश द्वारा जिसकी
द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 इस ओर होगा। ये 1/4πε0 Q इस दूरी का वर्ग r प्लस L का। E1 और E2 विपरीत दिशाओं में है, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र दोनों के अंतर के बराबर E E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 लिखा गया और Q/4πε0 कॉमन 1/r माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेट किया r प्लस L होल स्क्वायर माइनस r माइनस L होल स्क्वायर बाई r माइनस L r प्लस L दोनों का स्क्वायर, तो दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी से r प्लस L होल स्क्वायर माइनस r माइनस L होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r 1/4πε0 2 इंटू 2qL इंटू r। क्रम बदलते हुए सारे मान वही। नई लाइन में 1/4πε0 2qL को p लिखा गया r और उसके बाई r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक विशेष स्थिति परिभाषित रूप से कहा गया वैद्युत द्विध्रुव के लिए ये अल्प दूरी पर रखे दो आवेश का समूह, और यदि यह दूरी p की तुलना में अत्यंत छोटी अत्यंत छोटी माने बहुत छोटी, तो कहेंगे कि L r की तुलना में बहुत छोटा है। 2 बार छोटे का चिन्ह लेस। यदि ऐसा है तो L को हम नगण्य ले लेंगे। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr बाई L को नगण्य लिया तो r स्क्वायर का स्क्वायर r टू द पावर 4 और E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p बाई r क्यूब। यह सूत्र का स्वरूप तब हुआ जब L r की तुलना में बहुत छोटा है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव से काफी दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अभी आपको बताया गया वैद्युत क्षेत्र का मान वैद्युत द्विध्रुव द्वारा, लेकिन स्थिति क्या हुई? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में किसी बिंदु पर। इस स्थिति को कहते हैं अक्षीय स्थिति। दूसरी स्थिति निरक्षीय स्थिति होगी, जिसको हम आपको नए सिरे से प्रारंभ करके बता दें। निरक्षीय स्थिति क्या होती है? तो आवेश मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं -q और +q। इनको मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी 2L और मध्य बिंदु की प्रत्येक आवेश से दूरी। इन बिंदुओं को नामांकित कर रहे हैं A और B से। A पर -q आवेश, B पर +q आवेश। मध्य बिंदु O जिसकी A और B प्रत्येक से दूरी है। AB का लंबार्धक खींचते हैं तो बिंदु O से होकर जाए। सामान्य ज्यामिति से छोटी कक्षाओं में पढ़ा गया है कि किन्हीं दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबार्धक। OAB का मध्य बिंदु है और यह रेखा लंब है। इसका मतलब यह PO रेखा AB का लंबार्धक और बिंदु P A और B से समान दूरी पर बिंदु P निरक्षीय स्थिति में।
बिंदु P को कहेंगे वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में है। अब यहाँ हम ज्ञात करना चाहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूरियों का निर्धारण किया, AB 2L है तो OA = OB = EL प्रत्येक। माना O से P की दूरी R। पाइथागोरस प्रमेय से AP = BE। ये दूरियां तो दोनों बराबर ही हैं और पाइथागोरस प्रमेय से √L² + R²। अब जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसकी आवेशों से समान दूरियां R² - L² का स्क्वायर। दूरी चूंकि दोनों ही बिंदुओं से समान है और दोनों ही आवेश परिमाण में बराबर है, इसलिए दोनों ही आवेश बिंदु P पर समान परिमाण के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। लेकिन धन आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जिसे E1 लिखते हैं, यह P से दूर जाते हुए BE को मिलाने वाली रेखा की सीधी, और ऋण आवेश Q द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 नोट करते हैं। दिशात्मक रूप से यह P से AB। अब हमें दोनों आवेशों द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र सदिश रूप में पता है, इनका परिणामी ज्ञात करें। पिछली क्लास में आपने बलों का वियोजन या सदिश राशियों का वियोजन पढ़ा होगा। यदि आपको कम आता है और यहाँ समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। इस कोण को थीटा लेते हैं और यहाँ से इस AB के समांतर एक रेखा, AB के समांतर एक रेखा खींचे। ये दो समांतर रेखाएं और ज्यामिति से यह कोण थीटा। इसका सिद्धिकरण आपको नहीं देना है, आप ऐसे ही नोट करें। E1 का घटक ऊपर की ओर और इस दिशा। अब आपके जानने की सुविधा के लिए कोण की दिशा में किसी भी सदिश राशि का वियोजित भाग cos थीटा होता है। अगर थीटा कोण है तो उस कोण की दिशा में वियोजित भाग cos थीटा के पद में होता है। इस दिशा में E1 का वियोजित भाग E1 cos और इसकी लंबवत दिशा में E1 का वियोजित भाग E1 sin। रटी हुई बात याद रख लीजिए कि कोण की दिशा में cos और उसके लंबवत दिशा में sin। E2 के दो घटक निकालें इसी प्रकार। तो E2 का घटक इस दिशा में E2 sin थीटा, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा कोण की दिशा में cos, और इसकी लंबवत दिशा में अर्थात ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर E2 sin थीटा। और प्रारंभ में आपको बता दें परिमाण में E1 और E2 क्यों बराबर है। E1 का मान अगर निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, इस दूरी का, यह दूरी कितना है, √R² + L²। तो इसका वर्ग होगा R² + L², √ समाप्त हो जाएगा। ऋण Q आवेश द्वारा देखें तो आवेश वही है और बीच की दूरी यहाँ से भी R² + L² का √। इसलिए दोनों ही आवेश परिमाण में बराबर है। स्पष्ट है पहले से ही कि दिशात्मक रूप से। थोड़ा सा स्टेटमेंट देना पड़ेगा इसमें आपको, जैसे जो भी संकेतन लिखा गया है ये कहाँ है, कैसे आए हैं, इनके बारे में आपको विवरण देना पड़ेगा।
छोटे स्तर से बच्चे पढ़ करके आते हैं, उन्हें स्टेटमेंट लिखना सिखाया नहीं जाता। मेरा दावा है कि 90% बच्चे स्टेटमेंट लिखना नहीं जानते हैं, 10% लोगों के लिए हम नहीं कह रहे हैं। और उसका कारण होता है कि उनको ऐसा बताया नहीं जाता। जब तक आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएं, चाहे फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, स्टेप टू स्टेप अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स निश्चित रूप से नहीं ज़्यादा तो कुछ अवश्य कट जाते हैं। इसलिए स्टेटमेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संकेत जो लिखे गए इनका आपको विवरण देना पड़ेगा, ये है क्या, और उसके बाद आगे भी जो लिख रहे हैं उसमें। अब यहाँ पर हम इस बात की व्याख्या करने जा रहे हैं जिसके नाते रुक गए कि E1 sin थीटा इस चित्र में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर तक नीचे की ओर। E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं तो हम कहेंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर हुए, जो कि विपरीत दिशा में है। और दो सदिश राशियाँ यदि एक दूसरे के विपरीत और परिमाण में बराबर है और शर्त है उनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु गामी हों, बिंदु P से दोनों की क्रिया रेखाएं जा रही हैं, तो बराबर परिमाण और दिशा विपरीत होने के कारण दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अब अवशेष रूप से क्या बचा हमारे पास? सदिश राशियों के दो घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, जो कि P से प्रारंभ होकर के बाईं ओर को हैं, हम कहेंगे BA के समांतर। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र इन्हीं दोनों के योगफल के बराबर होगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos, इनके मान 1/4 पाई साइन नॉट Q/r² प्लस L² प्रत्येक E1 और E2। cos थीटा को हम मौखिक रूप से ही काम लेंगे, तो E2 का परिमाण भी इतना 1/4 पाई साइन नॉट Q/r² प्लस L। cos थीटा को कॉमन लेकर लिखा, दोनों ही राशियां समान हैं, इन्हें जोड़ना है तो 2 को आप 2 और 2 जोड़िए तो 4 आएगा, 2 और 2 का गुणा कीजिए तो भी 4, यानी यह 2 बार। तो 1/4 पाई साइन नॉट 2Q/r² प्लस L। यह राशि 2 बार हो गई समान रूप से जोड़ने। और अभी आगे cos थीटा, चित्र से cos थीटा को देखते हैं तो बेस बाई हाइपोटेनस L/√r² प्लस L², यह √r² प्लस L², तो L/√r² प्लस E = 1/4 पाई साइन नॉट 2QL। 2QL का मान क्या है? P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 2QL के स्थान पर P लिख दिया गया, P/r² प्लस L² की 1 पावर, r² प्लस L² की हाफ पावर, स्क्वायर रूट माने 1/2 पावर, तो 1/2 ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, r² प्लस L² पावर 3/2, 1.5 मीन्स 3/2, 1 और आधा। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्षीय स्थिति में, जिसकी दिशा है धन आवेश से ऋण आवेश के समांतर रेखा की ओर। यह रेखा G से A के समांतर है,
तो V पर धन आवेश है, E पर ऋण आवेश। अब जैसे हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में देखा कि यदि R का मान L की तुलना में बहुत छोटा है, L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, यदि L इज वेरी लेस देन R, दो बार, तो L को इग्नोर कर देंगे, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई L इग्नोर हो गया, नगण्य हो गया, तो R स्क्वायर की पावर 3/2, पावर की पावर हो मल्टीप्लिकेशन, 2 कैंसिल हो गया, R टू द पावर 3, और देखिए यहाँ त्रुटिकोण लिखा जा रहा है, यहाँ P होना चाहिए। यदि L R की तुलना में बहुत न्यून है तो उसे नगण्य लेने पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R। अब यहाँ आपको यह बता देना आवश्यक है कि आंकिक प्रश्नों में, न्यूमेरिकल में, यदि आपको L का मान दिया है और तुलनात्मक रूप से R की तुलना में यह नगण्य नहीं है, तब इस सूत्र का प्रयोग करके आप निकालेंगे। अब वीडियो औसत दर्जे का बड़ा हो गया, जबकि एक चीज़ अभी छूटी हुई है। वैद्युत दुध्रों को घुमाने में किया गया कार्य और वैद्युत दुध्रों की स्थितिज ऊर्जा। अब अगले वीडियो में हम आपको इस अध्याय का जो भी शेष भाग है वह बताते हुए आंकिक प्रश्न बताएंगे। और आंकिक प्रश्नों के लिए हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलाम के नियम से है और वैद्युत क्षेत्र दोनों ही सदिश राशियां हैं, और सदिश राशियों के आंकिक प्रश्न काफ़ी घुमावदार होते हैं, इसलिए उनमें दिशा निकालनी होती है। तो अगले 2 वीडियो में हम आपको कूलाम के नियम से भिन्न भिन्न स्थितियों में आवेश होने पर किसी आवेश पर लगने वाला बल और बहुत से आवेश भिन्न भिन्न स्थितियों में हों तो उनके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। यदि इन सूत्रों का निगमन नहीं आया तो निश्चित रूप से इन पर आधारित आंकिक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। अब अगले वीडियो में आप हमारे आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।